फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल आंसर स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी के चैप्टर कोशिका से कुछ प्रश्न का अध्ययन करेंगे और कोशिका के बारे में डिटेल्स जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कोशिका के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले कोशिका के बारे में जानने से पहले ये जान लें कि कोशिका का खोज और कब और किसने किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोशिका का नाम क्या है? साइटो। एक चीज़ हम लोग जान लेना बहुत ज़रूरी है आप सभी को कि देखिए कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या है। ये तो इंग्लिश नेम में हम जानते हैं कि सेल है ना, तो लेकिन कोशिका को बायोलॉजिकली नाम क्या है? तो बायोलॉजिकली नाम क्या है? साइटो। ठीक है, साइटो याद रखना है, साइटो। ये साइको नहीं, साइको मतलब होता है वो होता है पागल। ठीक है, हम अब अध्ययन के बारे में चर्चा करते हैं कि सेल के अध्ययन क्या कहलाता है। तो सेल के बारे में जब भी हम अध्ययन करते हैं तो उसका अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल नाम साइटो है, इसके चलते इसका अध्ययन करते हैं तो इसका नाम है साइटोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं हम खोजकर्ता का। इसका खोज किसने किया? तो खोजकर्ता इसके हैं, कोशिका का खोजकर्ता कह सकते हैं, जनक कह सकते हैं। कौन है? ये रॉबर्ट हुक। तो ये आप ये जान लेना बहुत आवश्यकता है आप सभी के लिए कि देखिए ये जो कोशिका का खोज किए थे रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। कब किए थे? तो 1665 में, याद रखना है। ठीक है, और ये जो कोशिका का खोज किए थे ये मृत कोशिका का खोज किए थे। ठीक है, कोशिका का खोज जो है ये मृत कोशिका का खोज किए थे। कौन? रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब जीवित कोशिका की खोज की बात आती है तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो एंटोनी लीवेनहॉक ने किया था, और ये किया था 1674 ईस्वी में किया था। जैसे ही मतलब रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया 1665 में, वैसे ही जीवित कोशिका का खोज कर दिया एंटोनी लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में। ठीक है, अब बात आती है कोशिका सिद्धांत की। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत क्या है और किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत ये बतलाता है कि जो हमारा शरीर है कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, और ये जो सिद्धांत दिए थे कौन दिए थे? स्लाइडेन एवं समान नामक दो वैज्ञानिक थे। इन्हीं ने क्या किया था? कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे हम आज कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कोशिका के छोटी बड़ी। देखिए यहाँ पे दो चीज आती है, कोशिका जो है दो चीज, छोटी और बड़ी। अगर हम बात करते हैं कि मानव शरीर में, हमारा जो मानव शरीर है उसमें अगर बात करेंगे सबसे बड़ी कोशिका की, तो कौन सी कोशिका हो जाती है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवरऑल में अंडाणु। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ शुरुआत करते हैं ओवरऑल। अगर बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। याद रखना है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा। अब यही बात करते हैं बड़ी कोशिका की। तो मानव शरीर में सबसे ओवरऑल बात करते हैं तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, बहुत बड़ा अंडा होता है। अब देखिए, अब बात करते हैं मानव में छोटा, मानव शरीर में छोटा या बड़ा। देखिए बड़ा कहने का मतलब कि मान लीजिए लाल किला है ना, लाल किला बहुत बड़ा हो गया तो ये बहुत बड़ा हो गया। अगर बोलेगा कि लंबा, तो लंबा देखिए कुतुब मीनार बहुत लंबा है, तो ये बड़ा हो गया तो एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से, लंबा हो गया तो अपनी उसकी लंबाई के हिसाब से। ठीक है, तो हम बात करते हैं वही मानव में सबसे छोटा। तो मानव में सबसे छोटा कहेंगे तो मानव में सबसे छोटे कोशिका कौन सी हो जाएगी? तो स्पर्म हो जाएगी, जिसको हम शुक्राणु इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, और हम एक और वीडियो में भी बता चुके हैं स्पर्म के बारे में। ठीक है, तो स्पर्म का जीवन काल कितना होता है? 20 से 25 मिनट होता है, और बच्चा पैदा करने के लिए आवश्यकता होती है कितना? तो 7 ml शुक्राणु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ज्यादा इसके बारे में जानकारी डिटेल्स अगर आप लेना चाहते हैं तो एक और वीडियो में मेरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चल जाइए वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मानव में बड़ा। तो मानव में बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है क्या? ओवर अंडाणु जी। ठीक है, अंडाणु ये कहाँ पाया जाता है? तो महिलाओं में निकलता है। ठीक है, कहाँ से निकलता है ये? तो ओवरी से निकलता है, अंडाशय से निकलता है। ठीक, अब आगे चर्चा करते हैं विभाजित रहित कोशिका। ठीक है, विभाजित रहित कोशिका कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी कोशिका जहां पे सेल डिवीजन बिल्कुल होता ही नहीं है। सेल डिवीजन कहने का मतलब कि देखिए आप अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में विभाजन का मतलब टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता है। बायोलॉजी में विभाजन का मतलब होता है पुनर्निर्माण, माने कि नए कोशिका का निर्माण। सपोज दैट किसी शरीर में हमारा कोशिका खत्म हो गया है तो वहाँ के आसपास कोशिका क्या करेंगे? उसको मिलके अपने से मतलब अपने आप से तोड़कर दूसरा कोशिका बनाएंगे और वहाँ के जगह को रिकवर कर लेंगे। ये होता है ना। तो कोशिका विभाजन के मतलब ये होता है कि नए कोशिका का पुनर्निर्माण। ठीक है, तो कोशिका का विभाजित रहित कोशिका कहाँ होता है? तो ये होता है न्यूरॉन में, मतलब कि मस्तिष्क में होता है। यहाँ पे सेल डिवीजन बिल्कुल नहीं होता है। और अगर बात करते हैं कि तेजी से सेल डिवीजन कहाँ पे होता है, तो कहाँ होता है? यकृत में होता है। याद रखना है, देखिए यकृत में ही क्यों होता है? यकृत में होता है अगर माइंड में हमें चोट लग गया तो
मेरा दिमाग जो है सो बहुत जल्दी आदमी की मृत्यु हो जाता है चोट लगने के बावजूद। लेकिन अगर वही हमारा यकृत में चोट लग गया तो वो क्या करता है, फटाक से रिकवर कर लेता है। इसीलिए आदमी को हमेशा सलाह दिया जाता है कि आप माइंड में जब बाइक चलाते हैं तो हेलमेट का यूज़ करें, मतलब माथा को बचाए रखें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब चोट लग जाती है तो यहाँ पे सेल डिवीजन की गुंजाइश बिल्कुल ही नहीं होती है, इसलिए मर जाने की संभावना 100% श्योर होती है। ठीक है, अब देखिए कोशिका के बारे में हम जानने का एक बार और यकीन करते हैं। जिस तरह की एग्जाम्पल लेके हम पढ़ते हैं, सपोज एक बड़ा सा बिल्डिंग बनना है हमें, है ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा ईंट लेते हैं, बहुत सारे ईंट मिल के क्या करता है, दीवार का निर्माण करता है। अब दीवार बन गया तो एक दीवार बन गया, और 4 दीवार मिल गया तो क्या बन गया, कमरा बन गया, और 5-6 कमरा मिल गया तो क्या चीज का निर्माण कर दिया, घर का निर्माण कर दिया। उसी तरह से हमारा सेम डिफिनेशन हम हमारे शरीर पर भी पड़ता है कोशिका के बारे में। देखिए कोशिका क्या है, तो एक छोटा सा क्या है, इकाई है, जीवन की इकाई है। कोई छोटे छोटे कोशिका का किए कि मिले और मिल के क्या किए, ऊतक का निर्माण कर दिए। ठीक है, अब ऊतक उठेगा से क्या करेगा, ऊतक बहुत सारे ऊतक मिलके क्या करेंगे, अंग का निर्माण करेंगे, है ना। अब अंग का निर्माण हो गया और बहुत सारे अंग मिलेंगे तो किस चीज का निर्माण करेंगे, शरीर का निर्माण करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। आप सबको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो चलिए अब सेल के बारे में जो जो पार्ट्स हैं उसको बारी बारी से अध्ययन करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम कोशिका के बारे में पार्ट्स जो लिख रहे हैं, अब हम उसको बारी बारी से चर्चा करेंगे कि कौन सा पार्ट क्या क्या काम है। तो कोशिका के अंदर अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिका के अंग मौजूद रहते हैं, बहुत सारे। तो अब उसी अंग के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे, जो वैल्यूएबल होगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से होगा, उसके बारे में पहले हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। ठीक है, ये हमारा कोशिका है। ठीक है, कोशिका के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और इसी पार्ट्स के बारे में हम लोग बारी बारी जान रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली क्या है, तो देखिए कोशिका झिल्ली सबसे पहले अर्धपारगम्य होता है, ये समझ लीजिएगा। अर्धपारगम्य कहने का मतलब क्या, आधा आर पार की दिखाई देना। ठीक है, मतलब अर्धपारगम्य होता है। तो कोशिका झिल्ली क्या होता है, ये देखिए कोशिका है ना, ये कोशिका के बाहर इस तरह का छोटे छोटे मतलब पतली आकार का होते हैं, और ये क्या करते हैं, अंदर से जीवों को, अंदर में जो भी इसका कोशिका के अवयव हैं उसको बाहर जाने से रोकता है। ठीक है, उसको अंदर जाने से बाहर जाने से रोकता है। ठीक है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली का काम है। अब बात करते हैं इसी का हम लोग बात कर रहे थे। तो देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है कोशिका झिल्ली, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, याद रखना है। इसको प्लाज्मा झिल्ली के भी नाम से जानते हैं, है ना। अब कोशिका झिल्ली कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली जो है पादप में भी पाया जाता है और जंतु में भी पाया जाता है। पादप कहने का मतलब कि पेड़ पौधा, और जंतु माने कि जीव में भी पाया जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली जनरली क्या चीज का बना होता है, तो कोशिका झिल्ली बना होता है प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, प्रोटीन का बना होता है। अब कोशिका का जो ये जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के ही अंदर क्या होता है, कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में मौजूद रहते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं एक बहुत सारे सब्जी मार्केट में आते हैं हम, तो एक प्लास्टिक लेते हैं, प्लास्टिक में आलू ले लिए, मिर्चा ले लिए, बैंगन ले लिए, टमाटर ले लिए वगैरह, है ना। तो एक क्या बोलते हैं, एक प्लास्टिक में ले लिए, उसके अंदर तो एक तरह से समझिए जाली का है ना। अब अगर मान लीजिए ज्यादा उसको फटने का चांस हो गया तो अब उसके अंदर एक और प्लास्टिक ले लिए, तो क्या हो गया, जब एक और प्लास्टिक ले लिए तो क्या बन गया, एक दीवार बन गया, अब उससे बाहर नहीं निकलेगा। उसी तरह से सेम जानते हैं हम क्या, कोशिका भित्ति भी सेम उसी तरह से, जब अगर ज्यादा कमजोर पड़ जाता है कोशिका झिल्ली तब कोशिका भित्ति काम आता है। तो कोशिका भित्ति का क्या काम है, तो कोशिका भित्ति का काम है वो क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और आकार प्रदान करता है ना। कोशिका भित्ति का काम क्या है, तो कोशिका भित्ति का काम क्या है, आकार प्रदान करना और सुरक्षा प्रदान करना, याद रखना है। इसी के आसपास होता है, ये कोशिका का सैंपल है थोड़ा सा, और इसी के बाहर ये क्या होता है, कोशिका का भित्ति होता है, जो एकदम दीवार के समान काम करता है ना। अब बात करते हैं कि किस में पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति जो है तो सिर्फ और सिर्फ पता है कहाँ पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पादप में पाया जाता है, मतलब कि पेड़ पौधे में पाया जाता है। जैसे कि पेड़ पौधे मैंने कि ये बड़े बड़े पौधे हो गए, पेड़ हो गए, है ना, इन सभी में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, ताकि इनको मजबूती मिले। ठीक है ना। और ये किस चीज का बना होता है, तो सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है, तो सेल्यूलोज का बना होता है, और ये क्या करता है, सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से शुरुआत होती है कोशिका के विभिन्न अंगों के काम कि क्या क्या काम करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम सूत्र कणिका के भी नाम से जानते हैं।
माइटोकांड्रिया का खोज किसने किया था? तो माइटोकांड्रिया का खोज किया था अल्टमैन ने, ठीक है। अल्टमैन एक वैज्ञानिक है, इन्होंने माइटोकांड्रिया का खोज किया था। देखिए माइटोकांड्रिया है क्या, ये इसको करता क्या है, इसके बारे में डीपली समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग के शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन जो है क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है ना। तो वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन जाके कहाँ देता है, माइटोकांड्रिया को देता है कि लो भाई तुम ऑक्सीजन लो, अब इसको तुम क्या करना है तुम अपना समझो। तो माइटोकांड्रिया क्या करता है, वो अपने अंदर एक क्रेब्स चक्र चलाता है ना, और वो क्रेब्स चक्र चलाता है। इसका एक क्रेब्स नामक एक वैज्ञानिक ने खोज किया था, इसी चलते इसको क्रेब्स चक्र कहा गया है। तो क्रेब्स चक्र चलाता है। अब वो माइटोकांड्रिया क्रेब्स चक्र चलाया शोषण को। अब वो क्या किया, क्रेब्स चक्र चलाने के क्रम में माइटोकांड्रिया क्या किया, 38 एटीपी का 38 एटीपी जो है सो निर्माण किया। अब 38 एटीपी जो है मिलकर क्या करेगा, ग्लूकोज का निर्माण कर देगा। अब यही ग्लूकोज जो है सो हमें क्या करेगा, पावर देगा और ऊर्जा देगा। इसी कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, पावर, हाँ पावर ऑफ हाउस बोलते हैं, है ना। ऊर्जा का घर बोलते हैं, ऊर्जा गृह बोलते हैं, इसके लिए पावर हाउस भी बोलते हैं। तो ये माइटोकांड्रिया का काम है ना। जैसे सपोज दैट मान लीजिए हमारे शरीर का अंग कोई भी काम है जो करते करते थक जाता है, तो उसको ऊर्जा देने का काम कौन करता है, तो माइटोकांड्रिया करता है। चलिए अब बात करते हैं गोल्जी बॉडी का, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी का खोज कौन किया था, तो गोल्जी बॉडी का खोज किया था कैमिलो गोल्जी, ठीक है। इन्हीं के नाम पर गोल्जी बॉडी का नाम दिया गया है। तो ये देखिए माइटोकांड्रिया का काम क्या होगा, माइटोकांड्रिया ने क्या किया, ऊर्जा अपना बना दिया, ठीक है। अब गोल्जी बॉडी का काम क्या होगा, गोल्जी बॉडी का खोज किए थे कैमिलो गोल्जी। अब इसका काम क्या है, परिवहन का काम करता है। देखिए कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी उत्पाद जब हम बनाते हैं तो मार्केट में लाने के लिए हमें क्या करता है, परिवहन की साधन पड़ती है, ठीक है। मान लेते हैं कोई कंपनी है प्रोडक्ट अपना बना रही है, अब उसको क्या बोलते हैं, उसको उसको ट्रांसफर करने के लिए या फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए आवश्यकता है। तो कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, तो गाड़ी करेगा ना। उसी तरह से सेम हमारे शरीर में भी गोल्जी बॉडी का काम होता है परिवहन का काम करना। जैसे मान लीजिए माइटोकांड्रिया तो क्या कर दिया है, ऊर्जा बना दे के लिए, भैया हम ऊर्जा बना दे लियो, अब अपन तू समझ क्या करना है। अब कहे ठीक है भैया हमको तो मिल गया ऊर्जा, तो तुम बना के दे दिए, ठीक है। अब हम ये क्या करेगा, गोल्जी बॉडी क्या करेगा, ये ऊर्जा का परिवहन करेगा, मतलब कि ऊर्जा को क्या करेगा, ये पहुंचाएगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ते पढ़ते मेरा जीव क्या करने, दुखने लगा। अब दुखने लगा तो अगर मान लीजिए गोल्जी बॉडी नहीं होता तो हमारा पढ़ते पढ़ते जीव क्या हो जाता, धीरे धीरे शांत हो जाता। अब तो ये शांत हो जाता तो हमारा काम करना बंद कर देता। लेकिन और जगह से क्या होगा, गोल्जी बॉडी के रे वहाँ पे ऊर्जा की कमी है, तुम माइटोकांड्रिया से लिया और हमारे जीव तक पहुँचाएगा और फिर एनर्जी आ गएगा और फिर हम उसी माध्यम से बोल रहे हैं। तो ये चीज़ होता है ना। तो जहाँ पे ऊर्जा की कमी होती है वहाँ पे क्या करता है गोल्जी बॉडी, उसका पहुँचा देता है, वहाँ पे जाकर उसको देता है कि लो भाई अब तुम अगला कार्यक्रम जारी रखो, ठीक है। अब हम बात करते हैं रसधानी की, ठीक है। तो देखिए रसधानी का मेन काम होता है क्या करना, जल का संग्रह करना। तो देखिए जल संग्रह करने की क्षमता जो होती है ना, वैसे बात करते हैं तो हमारे शरीर में जल की परसेंटेज कितनी होती है, 65% होती है, ठीक है, याद रखना है। तो देखिए जल संग्रह करने की क्षमता सबसे ज्यादा पता है किसमें होती है, पादपों में होती है, क्योंकि उनको 24 घंटा जल की आवश्यकता रहती है। सपोज दैट मान लेते हैं बरसात में तो पानी मिला लेकिन गर्मी के मौसम में नहीं मिला, तो वो कहाँ से करते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, अपना जल संग्रह जो है सो किसके माध्यम से कर लेते हैं, रसधानी में करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉक्यूल्स, ठीक है। हमारे शरीर में भी कहते हैं कि हमारे शरीर में 65% पानी है। तो 65% हमारे शरीर में पानी जो सिर्फ पेट में नहीं है, वो कहाँ है, हमारे कोशिका के अंग में मौजूद है ना, और उसी अंग में मौजूद है जो उसको पूर्ति कर रहा है। तो ये काम है रसधानी का, क्या करता है, जल को संग्रह करके और क्या करना, उसके ऊर्जा के लिए सहयोग करना, उसके आगे देना, है ना। तो ये रसधानी का काम है, वॉक्यूल्स का काम है जल संग्रह करके रखना, ठीक है। अब आगे अगला बात करते हैं हम, कहाँ, वॉक्यूल्स का काम हो गया, गोल्जी बॉडी का काम हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सेंट्रोसोम, तारकाय का बात करते हैं। सेंट्रोसोम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि सेंट्रोसोम को खोज किसने किया, तो सेंट्रोसोम का खोज किया था बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने, है ना। सेंट्रोसोम का खोज कौन किया, बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने। अब सेंट्रोसोम को क्या काम है भाई, तो सेंट्रोसोम का काम है ना कि क्या करना है, हाँ भैया ये करेगा कोशिका विभाजन, है ना। कोशिका विभाजन के मतलब हम पहले ही बता दे वीडियो में, इसी सेशन में हम बता रहे थे कि कोशिका विभाजन के मतलब ही नहीं कि कोशिका दम बट के अलग अलग हो गया, इसका मतलब ये नहीं होता है। कोशिका विभाजन के मतलब हुआ कोशिका का पुनर्निर्माण, माने कि नया कोशिका का निर्माण हुआ, है ना। एक कोशिका मिला, एक कोशिका टूटा और नया कोशिका का निर्माण किया, ठीक है। तो ये काम होता है किसका, सेंट्रोसोम का। इसका खोज कौन किए थे, बोबेरी। और इसका काम होता है कोशिका विभाजन करना। कोशिका विभाजन के मतलब होता है कि पुनर्निर्माण करना। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कहीं पे भी हमें चोट लगती है कि ना,
तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे हमें चोट लगा, ठीक है, तो यहाँ पे चोट लगा तो यहाँ पे से 2-4 गो सेल क्या हो गया, मर गया। जब 2-4 सेल मर गया तो यहाँ पे क्या करेगा, सेंट्रोसोम क्या करेगा, भैया यहाँ मर गया, अब वो क्या करेगा, अपने अंग में से क्या करेगा, वो 2 गो टूट जाएगा और फिर वहाँ पे क्या कर लेगा, रिकवर कर लेगा, है ना। तो जहाँ पे घाव हो गया, जख्म हो गया, चोट लग गया, तो वो सबको भरने का काम क्या होता है, सेंट्रोसोम कहलाता है ना। तो ये सेंट्रोसोम के कारण ही होता है। अब जैसे कि बात करते हैं हम लीवर में, कि लीवर में देखिए पिछले थोड़ा देर पहले हम चर्चा की थी इसमें कि कोशिका का विभाजन जो है, सेल डिवीजन जो है, यकृत में बहुत तेजी से होता है ना। और ब्रेन में क्या होता है, कम होता है। तो हम बात कर रहे थे कि ब्रेन में चोट लगने के बाद आदमी मृत्यु कौन हो जाता है, क्यों हो जाता है। तो भैया अभी हम बोले कि ब्रेन में कोशिका विभाजन हो ही नहीं करता है ना। और फिर बोल रहे हैं कि ब्रेन में कोशिका विभाजन, मतलब कि ब्रेन में कोशिका विभाजन बिल्कुल नहीं होता, जहाँ में न्यूरॉन की हम बात कर रहे हैं तो सबसे कम होता है। तो भैया काहे कम होता है, तो कह रहे हैं कि चोट लगने के बाद मर जाता है। तो क्यों मर जाता है। और फिर हाँ, एक और बात चर्चा आती है, क्या ब्रेन ट्यूमर का, ब्रेन कैंसर का बात कर रहे हैं, है ना। हम एक और इससे पहले चर्चा कर रहे थे कैंसर, क्या कैंसर किसको कहते हैं। तो देखिए कैंसर किसको कहते हैं, तो अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन ऑफ एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड कैंसर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोशिका में अनलिमिटेड कोशिका का अगर विभाजन होने लगा तो उसको हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। तो भाई बताइए ब्रेन कैंसर कैसे तब हो जाता है ना, सोचने वाली बात। एक मतलब जब कोशिका विभाजन होबे नहीं कर रहा है, वो आप बोल रहे हैं कि कोशिका विभाजन दिमाग में होबे नहीं करता है, तो है ना सोचने वाली बात। तो देखिए ये क्या होता है कि ब्रेन जो है ना हमारा 90% किस चीज का बना होता है, 90% जो है सो हमारा न्यूरॉन का बना होता है, और न्यूरॉन में सेल डिवीजन बिल्कुल नहीं होता है। और बाकी बचा जो 10% गिलियम सेल पाया जाता है। और यही जो 10% सेल गिलियम सेल जो है, यही क्या करता है, अनकंट्रोलेबल मतलब कि अनलिमिटेड जो है क्या कर देता है, सेल का डिवीजन कर देता है, और जिसके कारण आदमी की मृत्यु हो जाती है। आगे समझ में आप सभी को। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या कि कैंसर के बारे में, ठीक है। तो कैंसर अच्छी तरीके से आप सभी को समझ में आ गया कि जब अनकंट्रोलेबल जब कोशिका का विभाजन होता है तो कैंसर का रूप ले लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका का। अंतःप्रद्रव्य जालिका का क्या काम होता है। देखिए जैसे हम लोग घर बनाते हैं, है ना, घर बनाते हैं तो जगह जगह पे क्या करते हैं, पिलर दे देते हैं, काहेला कि मजबूती बनाए रखे, सहायता प्रदान करे, माने कि इसको गिरने से बचाए। तो उसी तरह से अंतःप्रद्रव्य जालिका का काम होता है कौन सी, आंतरिक कंकाल की। जिसे हमारे शरीर में क्या है, कंकाल है ना, और शरीर को एकदम स्थिर रखे हुए कि ये सही जगह से स्थिर है और एक सही आकार दे, है ना। तो इसका काम क्या है, आंतरिक कंकाल के रूप में काम करता है क्या, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। अब बात करते हैं आंतरिक सहायता। ये क्या करते हैं, आंतरिक सहायता भी प्रदान करता है। अगर मान लीजिए सपोज दैट पिलर नहीं रहे तो मकान कमजोर होगा कि नहीं, हल्का सा भी भूकंप आया तो पता ढह गया। तो उसी तरह से है आंतरिक सहायता प्रदान करता है ना। अब अंतःप्रद्रव्य जालिका में ही क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और इसी में जो है एक होता है ईआर, है ना। और ईआर क्या करता है, वसा का निर्माण करता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इसी के अंदर में क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ये काम कौन करता है, तो राइबोसोम करता है, ठीक है। अब अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है ये किस प्रकार, 2 प्रकार का होता है। कोई चीज होता है स्मूथ होता है, एक होता है रफ। कहने का मतलब जो स्मूथ है, देखिए ठीक है, ये स्मूथ माने कि चिकना, जैसे है ना हमारे शरीर में चर्बी होता है, चर्बी क्या होता है, तेल जिसने का, दोस्तों चिकना होता है। तो एक होता है कोई चीज खुरदरा, ठीक है। तो ये जो क्या होते हैं, ये स्मूथ एरिया है, ये किस चीज का निर्माण करता है, वसा का निर्माण करता है। और ये जो खुरदरा एरिया, खुरदरा मैंने कुछ रुखरपन, तो ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो प्रोटीन में निर्माण करता है, तो यही नहीं करता है, इसके ऊपर इसी के बारे में हम आगे थोड़ा सा और चर्चा करते हैं कि जो 70S राइबोसोम होता है ना, 80S और 70S राइबोसोम होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं आगे चलते हुए। अब मेरे पास है, अब हम 8वां नंबर पे है, राइबोसोम के बारे में चर्चा करते हैं कि राइबोसोम कोशिका में क्या करता है, ठीक है। तो राइबोसोम का मेन काम क्या है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। राइबोसोम का ऐसे खोज किए थे प्लाटले, ठीक है। कौन किए थे, प्लाटले, याद रखना है। राइबोसोम का मेन काम क्या है, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करना। तो प्रोटीन का निर्माण करता है, तो कितने प्रकार के भी राइबोसोम होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है 70S, एक होता है 80S, ठीक है। एस का मतलब होता है सेंटिमेंटेशन, ठीक है, सेडिमेंटेशन। और इसका मतलब होता है कोफिशिएंट, ठीक है। तो देखिए
तो 70s जो होता है ना, 70s राइबोसोम किस में पाया जाता है? तो 70s राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ये छोटा होता है और 80s जो होता है यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, मतलब कि बड़ा होता है। कहने देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, देखिए कोशिका बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है ना। तो हम अगले पार्ट जब बनाएंगे तो यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको अंतर समझा देंगे ये क्या क्या है, ठीक है। बस जनरली इतना समझ लीजिए कि जो छोटे छोटे पदार्थ हैं, मतलब छोटे छोटे जीव हैं, वो क्या है, उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। और जो बड़े बड़े जीव जंतु जैसे हम लोग में जैसे हो गए तो यूकैरियोटिक कोशिका, मतलब कि ये समझे तो एक तरह से अविकसित कोशिका है और ये विकसित कोशिका है, ठीक है। तो इसमें 70s पाया जाता है, इसमें और 80s पाया जाता है। ये समझ में आ गया, ये हो गया राइबोसोम। अब बात करते हैं हम किसका, केंद्रक का बात करते हैं। देखिए ये हमारा केंद्रक है, ठीक है। अब केंद्रक का बात करते हैं, तो केंद्रक का बात करते हैं तो केंद्रक है क्या, सेल में इसका काम क्या रहता है। तो सेल जिसे देखिए हम लोग बात करते हैं ना, कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है, तो कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है ना। उसी तरह से कोशिका का जो है दिमाग किसको कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है, यानी कि केंद्रक को कहा जाता है। तो केंद्रक के क्या काम है भैया, तो केंद्रक में रहता कहाँ है, तो केंद्रक में रहता है क्रोमोसोम रहता है, डीएनए रहता है, डीएनए में रहता है आरएनए रहता है ना। और क्रोमोसोम में क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, 80% प्रोटीन रहता है और 10% क्या रहता है, डीएनए रहता है। केंद्रक का खोज किसने किया था, तो केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, याद रखना है। केंद्रक का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से है ये, ठीक ना। तो केंद्रक का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन। इसको ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, इसको कंट्रोलर कहते हैं, ठीक है ना। माने कि कौन कौन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो क्या इसका ध्यान कौन रखता है, न्यूक्लियस रखता है, केंद्रक रखता है। कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया भाई तू ऊर्जा ठीक से बना रहा है कि ना, इसका ख्याल रखेगा, इसका कंट्रोल रखे। और फिर ये पूछा गोल्जी बॉडी से, गोल्जी बॉडी तुम ऊर्जा का परिवहन अच्छा से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर कहेगा कि वॉक्यूल्स को तुम जल अच्छा से संग्रह कर रहा है कि नहीं कर रहा है। न्यूक्लियस ध्यान रखेगा, सेंट्रोसोम को कि तुम समय समय से कोशिका विभाजन कर रहा है या नहीं। फिर ये बात करता है न्यूक्लियस, इसका ध्यान रखेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसका ध्यान रखेगा कि ये अपना सहायता जो जिसके बारे में बता रहे आंतरिक सहायता, आंतरिक कंकाल के रूप में कार्य करता है, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, है ना। फिर राइबोसोम का ध्यान रखेगा और आगे पढ़ते हैं लाइसोसोम के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया काची केंद्र का काम, ठीक है। केंद्र के कुल मिला के पूरे कोशिका पर क्या करना, कंट्रोल को बनाए रखना है कि कौन सा कोशिका के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सब सारे चीज हमारा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको ऊपर ध्यान रखना। ये है चीज केंद्रक का काम, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किस पर, अब बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में कि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, वैक्यूल्स हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, अब राइबोसोम हो गया। बढ़ते हैं लाइसोसोम के बारे में, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या है, तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं ऐसा बात कि लाइसोसोम जो है सो आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है ये चीज हम नहीं जानते, तो आइए हम उसी के बारे में जानते हैं। तो लाइसोसोम का खोज सबसे पहले कौन किया था, तो डी डुबे नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था लाइसोसोम का खोज, ठीक है। तो लाइसोसोम में ऐसा क्या होता है कि उसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो देखिए लाइसोसोम एक क्या है, जल अपघटक एंजाइम है। लाइसोसोम क्या है, जल अपघटक एंजाइम है। इसको भी चर्चा कर रहे थे लाइसोसोम के बारे में, ठीक है। लाइसोसोम के बारे में हम लोग यहाँ जान चुके थे कि जल अपघटक एंजाइम है। इसको में सबसे खतरनाक एंजाइम क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है ना। ये क्या करता है, इसके अंदर जो भी ये सारे चीज कोशिका है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, ये सब है ना, अगर कोई अच्छा सा ढंग से काम करता है तो क्या करता है, इसको मार देता है। ये अपने अंदर से क्या करता है लाइसोसोम, इसका छिड़काव करता है अपने अंदर, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है उसके ऊपर छिड़काव कर देता है और वो क्या हो जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है ना। इसीलिए ये काम करता है, समझिए तो एक कोशिकीय पाचन के रूप में काम करता है ना। क्या करता है, पाचन के रूप में भी काम करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग हो जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक नामक एंजाइम जो है कि पाया जाता है, इसके कारण वो क्या करता है, उसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, तो अपने अंदर से क्या करता है, एक एंजाइम छोड़ता है और अगले जो पार्ट्स है इसके अंदर वो उसको क्या करता है, खत्म कर देता है, मतलब कि उसको पचा देता है, ठीक है। अब देखिए कि इसको एटम बम भी कहा जाता है ना, कोशिका का एटम बम भी किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। अब देखिए लाइसोसोम जो है तो ये तो पाचन क्रिया काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई कोशिका में कोई काम नहीं कर रहा है, कोशिका काम, तो उसको तो पचा के खत्म कर दिया। लेकिन हमारा शरीर, बात करते हैं आरबीसी में, आरबीसी में क्या होता है, लाइसोसोम नहीं होता है ना। कोशिका में लाइसोसोम होता है लेकिन आरबीसी में नहीं होता है। तो जब आरबीसी में नहीं होता है तो मान लीजिए हमारे रक्त
रक्त का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। तो 120 दिन में तो खत्म हो जाता, तो रक्त होता कहाँ है, जाता कहाँ है? तो यानी कि रक्त जो है सो फिर क्या वही रक्त घूमते रहेगा? नहीं। तो क्या करेगा वो क्या होगा, किसी नली के माध्यम से हमारे कहाँ आ जाएगा, प्लीहा में आ जाता है। ठीक है, ये शरीर के बाएं साइड में प्लीहा होता है, वो प्लीहा के अंदर आ जाता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, यह स्प्लीन में चला जाता है ना, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वो रक्त का कब्रगाह है ना। रक्त का कब्रगाह किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है, तिल्ली को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे चीज हो गए। तो एक बार फिर से हम लोग रिकवर करते हैं कोशिका के सेल जो चैप्टर है वहां से शुरुआत करते हैं। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? 1674 में किए थे। कौन किए थे? तो एंटोनी लीवेनहॉक ने किए थे, है ना। अब कोशिका के विभिन्न अंग कौन कौन से है? तो कोशिका झिल्ली है, फिर क्या है, कोशिका झिल्ली था, फिर कोशिका भित्ति था, है ना, और क्या था, और इसके बाद था माइटोकॉन्ड्रिया था, फिर गोल्जी बॉडी था, फिर वॉल्क्यूल्स था, सेंट्रोसोम था, फिर था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, फिर राइबोसोम था, फिर लाइसोसोम था। इन सब का काम बारी बारी जान रहे। कोशिका भित्ति का काम क्या था? कोशिका को आकार देना और सुरक्षा प्रदान करना। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा बनाना, और क्या करना है? ऊर्जा बना के शरीर के कोशिका हर एक भाग में पहुंचा देना। अब पहुंचाने का काम कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी करता है। पहुंचाने का, परिवहन का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी, है ना। और वॉल्क्यूल्स का क्या काम है? तो वॉल्क्यूल्स का काम है भाई जल संग्रह करके रखेगा। ठीक है, वॉल्क्यूल्स की मात्रा सबसे ज्यादा, रसधानी जिसको बोलते हैं हम लोग, ये पेड़ पौधों में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। फिर हो गया सेंट्रोसोम का क्या काम है? तो कोशिका का विभाजन करना है ना, समय अनुसार लिमिटेशन के हिसाब से कोशिका का विभाजन करते रहना है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? यह आंतरिक सहायता प्रदान करता है, आंतरिक कंकाल के रूप में काम करता है ना, और एक ढांचा देता है। और इसका काम क्या है? राइबोसोम का निर्माण काम है, प्रोटीन का निर्माण करना। और लाइसोसोम का काम क्या है? जल अपघटन एंजाइम के रूप में, ये कोशिकीय पाचन के रूप में काम करना। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।